लॉक कर देना। पेन दे। तो मेरा पेन कहीं गिर गया। कोई भी चलेगा। चलो, मैं अभिषेक कुमार, प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज बांदा, लेक्चरर बायोलॉजी। बच्चों, आज का जो टॉपिक है आप लोगों को पहले से जानकारी होगी। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज का टॉपिक है, एक पूरा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे देखिए। इसमें आप डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। इसके बारे में पढ़ेंगे। आरएनए संसार के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन, एंड रेगुलेशन। ह्यूमन जीनोम, इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ें। एनसीईआरटी की बुक्स है। डीएनए क्या है, इसके बारे में। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, ये कैसे सिद्ध हुआ था इसके बारे में। आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए का क्या रोल है। ट्रांसक्रिप्शन ये महत्वपूर्ण है। ट्रांसलेशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जेनेटिक कोड, जीन एक्सप्रेशन और रेगुलेशन, ह्यूमन जीनोम और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चल नहीं रहा है मेरा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इन सब के बारे में आप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हमारा टॉपिक है ये क्या क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, क्या होता है? वो तो वेरिएशन होता है। कौन सा? किस आधार पे, बेसिस का मतलब क्या हुआ, किस आधार पे? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि आणविक आधार पे। आणविक आधार पे वंशागति आपको पढ़ना है। तो वो अणु है कौन सी? देखिए, हम सभी जानते हैं कि डीएनए एंड आरएनए,
ये दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल, डीएनए और आरएनए, ये दो प्रकार के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, लेकिन मोस्टली यानी कि अधिकांश जीवधारियों में ये होता है डीएनए। मटेरियल है। आरएनए भी है, लेकिन कुछ में, जैसे बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं उनमें, और टीएमवी वायरस, क्यूबी बैक्टीरियोफेज, HIV हुआ, और इस समय जो कोविड-19 चल रहा है, ये डीएनए और आरएनए दोनों ही क्या है, मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल माने क्या होता है, अणु। तो इनके आधार पर, किनके आधार पर, डीएनए और आरएनए के आधार पर वंशागति। कहने मतलब ये है कि जो वंशागति मतलब अगली पीढ़ी जो लक्षण जाते हैं उनको कौन लेके जाता है, वो कौन से मॉलिक्यूल है। अगर तो मोस्टली देखा जाए, अधिकांशता देखा जाए, अधिकांश जीवधारियों में देखा जाए तो वो क्या है, डीएनए। कुछ अपवाद है, कुछ में ये जो आरएनए है ये भी जो है किसका काम करता है, वंशागति का काम करता है, जेनेटिक मटेरियल के रूप में ये काम करता है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए शब्द लिखा है न्यूक्लिक, इसका मतलब क्या है, एसिड की तो बात ही नहीं, न्यूक्लिक मतलब न्यूक्लियस। डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है कि न्यूक्लियस, इसका मतलब कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र। ठीक। एसिड, इनका जो नेचर है वो कैसा है, डीऑक्सी राइबो। अभी जब स्ट्रक्चर बताएंगे तब समझ में आ जाएगा डीऑक्सी राइबो क्या है। जो डीएनए होता है ये पॉलीमर होता है, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। इसीलिए इसको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो, जो डीएनए है, डीएनए हो या आरएनए हो, ये क्या है, ये पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, बहुलक। अब मोनोमर से मतलब होता है इकाई। तो मोनोमर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब कई न्यूक्लियोटाइड हो गए तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई।
जो ह्यूमन का जीनोम होता है, ध्यान दीजिएगा, ह्यूमन का जीनोम, इसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाया है। ई कोलाई इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर पाया है। ठीक, 5 × 174 एक बैक्टीरियोफेज है। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड पाया है। इसके बाद एक लैम्डा बैक्टीरियोफेज होता है, उसमें 48,502 बेस पेयर होते हैं। इनसे आप क्या समझ रहे हैं? बेस पेयर है क्या ये देखिए, यहां पे हमने नहीं लिखा बेस पेयर। यहां पे हमने बेस पेयर लिखा है। लेम्डा वाले में भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर क्या मतलब इसका? देखिए, ये हमने देखिए जीनोम लिखा है, याद रखिएगा, जीनोम, जीनोम मतलब हैप्लॉइड सेट। ठीक है, अगर पूरा निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6.6 × 10⁹ आ जाएगा। ये हमने आपको ये बताया है, जैसे ई कोलाई है, इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर जो होते हैं, जो ये डीएनए हो, ये हमने आपको बताया ना कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक, तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो काहे काहे का बना होता है? जो न्यूक्लियोटाइड होता है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? नाइट्रोजन बेस, शुगर और एक तो आपने बताया कि नाइट्रोजीनस बेस होता है, आपने बताया पेंटोस शुगर होती है, और तीसरा जो है वो फास्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, पेंटोस शुगर को जैसे मान लिया हमने एस से मान लिया कि शुगर है, नाइट्रोजनी बेस एन मान लिया, और जो फास्फेट होती है, तो ये पूरा जो है ये आपका न्यूक्लियोटाइड है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है? न्यूक्लियोसाइड मतलब जो चीज साइड में कर दो, कोई एक चीज साइड में कर दो, क्या कर दो? आपने जब साइड में कर दिया तो क्या बचा? ये आपने फास्फेट ग्रुप हटा दिया, ये क्या होगा, क्या नाम होगा इसका? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। ठीक, कह रहा है कि इसमें पेंटोस शुगर होती है।
पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन वाली शर्करा। पेंट माने क्या होता है? 5। 5, और शुगर को कही रहा है। ये जो शुगर ये आपकी 5 कार्बन वाली होती है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5, एक कार्बन इधर, यहाँ, इधर, इधर, और ये पांचवा ये होगा फिर वहाँ पे OH होगा यहाँ। फर्स्ट ऊपर साइड। ठीक है। देखिए बस यही अंतर है, ये डीएनए का है, याद रखिएगा। अगर हम यहाँ पे OH लगा देंगे तो ये आरएनए में पाई जाएगी। अगर हमने O हटा दिया तो ये डीऑक्सी है। डीऑक्सी राइबोस शुगर है ये। बायोलॉजी में जहां भी आपका डी लिखा हो इसका मतलब ये है कि तू हटा दो। क्या हटा दो? ऑक्सीजन। ठीक, इसलिए हम जीनो कहते हैं डीऑक्सी राइबो। भाई पेंटोस शुगर तो दोनों में कॉमन है, चाहे वो आरएनए हो और चाहे वो डीएनए हो। डिफरेंस केवल इतना ही है कि इसको याद रखिए कि जो 2 नंबर पे ठीक है, अगर आरएनए है तो OH होगा और यदि डीएनए है तो केवल H होगा। पेंटोस शुगर तो बस यही है कि जो पेंटोस शुगर है हमारी ये 5 कार्बन वाली होती है। पेंटोस शुगर हो गई। नाइट्रोजन बेस, एक तो ये हो गया, दूसरा अपना नाइट्रोजन बेस बताया था। ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन और पाइरीमिडीन। ठीक है, प्यूरिन में 2 आती हैं, एडेनिन, गुआनिन। इसमें 3 आती हैं, थाइमिन, यूरेसिल और साइटोसिन। इसको आप कट कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्यूरिन होती है, ये प्यूरिन ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। डबल रिंग। और जो पाइरीमिडीन होती है ये सिंगल रिंग होती है। जैसे आपने बेंजीन रिंग नहीं पढ़ी, ऐसे करते ये सिंगल है, इसके साथ एक और लगा दिए, डबल रिंग हो गई। तो जो आपकी ये है कौन? प्यूरिन, यानी कि इसमें आ गया आपका एडेनिन। जैसे बेंजीन में आप एक कुछ जोड़ दीजिए तो टॉलुइन बन जाता है, उसी तरह हमने जोड़ा इसमें ये डबल रिंग स्ट्रक्चर में तो एडेनिन बन गया, कुछ जोड़ा तो वो ग्वानिन हो गया। मेन बात यह है कि जो प्यूरिन होता है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, इतना याद रखिए। और जो आपकी पाइरीमिडीन है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन में क्या क्या आता है? एडेनिन और गुआनिन आता है। और पाइरीमिडीन में क्या क्या आता है? थाइमिन आता है, यूरेसिल आता है और साइटोसिन आता है।
मतलब कोई जरूरी नहीं है, आप साइटोसिन पहले लिख लीजिए, यूरेसिल लिख लीजिए, कोई इनका कोई क्रम नहीं है, यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या बचा, पेंटोस शुगर हो गया, नाइट्रोजनस बेस हो गया, फॉस्फेट ग्रुप बचा। फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड आप समझ गए, न्यूक्लियोटाइड आप समझ गए। न्यूक्लियोसाइड का मतलब S और N, ठीक, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब E, S और N। ये आपका फॉस्फेट ग्रुप है, याद रखिएगा। ये आपकी शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। अब तो अंदर समझ में आ गया न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। अगर पूछे कोई कि आरएनए में किस प्रकार की शुगर होती है, राइबो शुगर है। डीएनए में किस प्रकार की होती है, डीऑक्सीराइबो, लेकिन होती दोनों पेंटोस शुगर है। होती दोनों पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन वाली, जैसे हेक्सोज है 6 कार्बन वाली, जो ग्लूकोज है वो हेक्सोज है 6 कार्बन वाली, और जो पेंटोस शुगर है मतलब डीएनए आरएनए में जो भी शुगर होगी वो 5 कार्बन वाली होती है, जिसको कहते हैं पेंटोस शुगर। ये बात अलग है कि डीएनए में डीऑक्सीराइबो होती है और आरएनए में देखिए यहाँ पर बेस पेयर लिखा है, ये बेस पेयर। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें डबल हेलिक्स पाया जाता है। जैसे रस्सी है, रस्सी के आप 2 सिरों पकड़ ऐसे खोलिए तो खुल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है। तब एक प्रकार से 2 प्रकार की रस्सियों जैसे मुड़ी हुई हो, कॉइल हो, ऐसे बना हो। बेस पेयर का मतलब ये हो गया बेस पेयर। इसमें ये देखिए ये जोड़ा है, ये आपका प्यूरिन है और ये ये भी एक क्या है और ये देखना पड़ेगा, ये प्यूरिन हो गया और ये तो ये जो आपका ये जोड़ा बना ये आपका बेस पेयर। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं इसमें ह्यूमन जीनोम में। इकोलाई में 4.6 × 10 की पावर 6 बेस पेयर। ये हमने लेमडा में लिखा था, सॉरी लेमडा नहीं, 5 × 154, इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड लिखा था, बेस पेयर नहीं लिखा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। याद रखिएगा जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड।
तभी तो हमने न्यूक्लियोटाइड लिखा है। और जो लैम्डा बैक्टीरियोफेज था इसमें भी देखिए 48,502 बेस पेयर है। ठीक, जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर के आधार पे दो प्रकार का, एक सर्कुलर और लीनियर, यानी कि वृत्ताकार भी होता है और रेखीय। पाया कहां कहां जाता है? देखिए जो सर्कुलर डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए है ये बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी में पाए। बैक्टीरिया और जो नीली हरी शैवाल जिसे कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलगी, इनमें जो है सर्कुलर डीएनए। अगर सर्कुलर है तो इसका मतलब यह है कि इसके जो सिरे हैं वो स्वतंत्र नहीं होंगे। ऐसा अंगूठी उसके सिरे स्वतंत्र है नहीं है। अगर सर्कुलर डीएनए है तो इसके सिरे स्वतंत्र नहीं होंगे। बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? किस प्रकार की कोशिकाएं हैं? ये प्रोकैरियोटिक सेल हैं। प्रोकैरियोटिक का क्या मतलब है? देखिए रटना नहीं है। प्रो माने क्या होता है? पुराना, प्रिमिटिव, ठीक है। और कैरियो का मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो ये सबसे शुरुआती कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं में जो न्यूक्लियस होता है वो डेवलप नहीं होता। डेवलप होने का मतलब यह है कि उनके चारों ओर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, केंद्रक कला, वो नहीं पाया जाता। और जब वो नहीं पाई जाएगी तो केंद्रक के जितना भी मटेरियल होगा सब कहाँ पड़ा होगा? साइटोप्लाज्म। पूरा मटेरियल कहाँ पड़ा होगा? साइटोप्लाज्म। तो ये जो सर्कुलर डीएनए है ये कहाँ पड़ा रहता है? साइटोप्लाज्म। कहाँ पाया जाता है? इनका बैक्टीरिया और नीली हरी शैवाल दोनों कैसी सेल है? प्रोकैरियोटिक है। चूंकि प्रोकैरियोटिक है इसलिए इनका जो डीएनए है कहाँ पड़ा होगा? साइटोप्लाज्म में, एक कोने में पड़ा रहता है। लेकिन जिस एरिया में पड़ा रहता है उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड। ये जो एरिया है ये सर्कुलर डीएनए हो गया, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये न्यूक्लियोइड हो जाएगा, कहा जाएगा। ये लीनियर कहाँ पाया जाता है? अधिकांश जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर। तो जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है वो किन में होता है? जितनी भी यूकैरियोटिक सेल हैं उनमें केंद्र क्या होता है? विकसित होता है, ठीक है। तो इनका जो सिरा होता है ये स्वतंत्र होता है, इनके जो सिरे हैं वो स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि सर्कुलर है। ये लीनियर है, इनके सिरे स्वतंत्र। और कहाँ पाया जाता है डीएनए? डीएनए और कहाँ पाया जाता है?
ये जो सर्कुलर डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मतलब जाना है? क्योंकि ये कैसे होते हैं, इस दोनों जो है सेमी ऑटोनोमस पार्ट होते हैं, ये अपना जो है पूरा जेनेटिक स्वयं बना लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो जो सर्कुलर डीएनए हो गया यहाँ भी पाया जाता है, इसके अलावा बैक्टीरिया और नीली शैवालों में पाया जाता है। लीनियर डीएनए कहाँ हो गया, केंद्र के अंदर, यानी कि जो वेल डेवलप्ड सेल है यूकैरियोटिक कोशिकाएं, उनमें कौन सा लीनियर। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है तो सर्कुलर पाया जाता है, सर्कुलर पाया जाता है। चार्गाफ का रूल है, कोई पढ़े होंगे शायद। इन्होंने कहा था A बराबर T और G बराबर C। AT बराबर है G अपॉन C। इन्होंने बहुत से जीवधारियों के डीएनए का केमिकली एनालिसिस किया था, अध्ययन किया था, जिससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला कि हर जाति के लिए, जैसे मनुष्य एक जाति है, घोड़ा एक जाति है, कुत्ता एक जाति है, तो हर जाति के लिए इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, सेम होता है। जो रेशियो हमारे लिए होगा वो कुत्ते के लिए नहीं होगा, वो घोड़े के लिए नहीं होगा। हर जाति के लिए एक निश्चित रेशियो होता है। इन्होंने बताया था कि A हमेशा जुड़ता है किससे, C से, और G हमेशा जुड़ता है C से। इनके बीच में ये क्या बने हुए हैं, बॉन्ड। कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बोल देते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। हमने कहा कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है, फाइव एंड थ्री एंड, फाइव एंड और ये थ्री एंड, एक दूसरे के समानांतर होते हैं लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं, विपरीत। देखिए है ये ऐसे हैं, क्योंकि ये आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, इसलिए डीएनए बड़ा स्थायी होता है।
इनके बीच में किस प्रकार के बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से ये डीएनए जो है आरएनए की तुलना में अत्यधिक स्थायी होता है। आरएनए स्थायी नहीं होता। आप देखिए कोविड-19 में जो है महीनों में परिवर्तन हो रहा है, नया नया स्ट्रेन बन रहा है, लेकिन डीएनए जल्दी परिवर्तन नहीं होता। जो स्थायी है, क्यों स्थायी है? इन्हीं की वजह से, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इनकी वजह से इनमें स्थायी बने हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है और जो केमिकल है, मतलब वो क्रियात्मक रूप से यानी कि केमिकली रूप से और स्ट्रक्चर रूप से दोनों रूप से स्थायी रहते हैं। ये कहां से आ गया? ये 3, 5, 3 ये कहां से आया? ये है क्या चीज? 5 सिरे से एस्पिरेट क्या है ये? फेट के जोड़ने का नंबर। शुगर से हमने जोड़ा फॉस्फेट और इससे जोड़ा नाइट्रोजन। शुगर का हमने आपको बताया था एक, ये 5, ठीक। तीन नंबर है। अगर मान लीजिए एक स्टैंड ऐसे है तो ये जो 3 है यहाँ पे OH लगा है ना, तो ये हो गया 3 वाला, ठीक। यहाँ पर ये क्या है? एक प्रकार की इसको बैकबोन मान सकते हो, रीढ़ की हड्डी मान सकते हो, ठीक है। ये काहे की बनी है? ये बैकबोन काहे की बनी है? जो डीएनए की बैकबोन होती है वो काहे की बनी होती है? अरे आप देखिए ना, देखिए मैं इधर आता हूं। ये देखिए, ये आपके क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये नाइट्रोजन बेस है, ठीक। ये तो आपके साइड में है ना, तो बैकबोन काहे से बनी है? ये है आपके बैकबोन। ये काहे से बनी है? शुगर और तो शुगर और फॉस्फेट से बनती है क्या? बैकबोन, रीढ़ उसकी डीएनए, ठीक है। तो इसी में ये जो आपका शुगर, ये शुगर है ना, तो शुगर से लगा हुआ फॉस्फेट किससे लगा हुआ है? 5 कार्बन से, यहां से ये पी लग गया, ठीक है। तो जो 5वां इंड है वो 5 नंबर का कार्बन है, वो याद रखिएगा, ठीक है। ये और ये 3 यहाँ पे OH है और यहाँ पे उससे 5 नंबर से क्या लगा? फॉस्फेट लगा हुआ। इसी का आपने उल्टा कर दिया, क्योंकि यदि हम ऐसे करेंगे तो ये जो है इधर हो जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग उसको उल्टा कर दें तो ये सीधे इधर को आ जाएंगे, क्योंकि उनको आपस में जुड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एंटी पैरेलल हो जाएगा। होते समांतर है लेकिन एंटी पैरेलल होते हैं। डायरेक्शन एक की यदि ऐसे है तो दूसरे की देखिए उसका आपने नाम सुना होगा, मेंडल का। 1865 के आसपास उन्होंने जो है
उनके जो रिसर्च थे वो आए थे, तब सुनने के बाद उन्होंने ट्रेट शब्द का यूज किया था, ट्रेट जीन के लिए। तो जेनेटिक मटेरियल क्या है ये कोई जानकारी ही नहीं थी। कुछ लोग सोचते थे कि कुछ लोग कहते थे कि प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल, कुछ लोग कहते थे कि डीएनए इनमें और इनमें आरएनए। कुछ कोई जानकारी नहीं थी कि इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है। कि जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी तब कोई जानकारी हुई कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है सभी कोशिकाओं में मुख्य रूप से। लेकिन अगर हम ये कहें कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम अब दोनों को यूज करते हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल। याद है डीएनए मेनली है क्योंकि अधिकांश कोशिकाओं में डीएनए ही पाया जाता है, ठीक है, लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। दो साइंटिस्ट थे, फ्रैंकलिन एंड विल्किंस। फ्रैंकलिन एंड विल्किंस, ठीक है? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा, एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा डीएनए अणुओं का अध्ययन किया। क्या निष्कर्ष निकाला उन्होंने? क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिकल होता है, मतलब उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन पाई जाती है। और इनके बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर बताया। ठीक, ये जो डीएनए होता है वो एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घर में लोग सीढ़ियां बनाते हैं ऐसे कहीं पे एकदम से ऐसे मुड़ जाती है ऐसे, है ना? तो ये जो डीएनए होता है ये स्पाइरल होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है। तो जहां पे मुड़ता है वहां से कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। तो अगर हमको पिच निकालना हो तो कितनी आ जाएगी? यानी कि 10 बेस पेयर की यदि हमको लेंथ निकालनी हो तो कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 10 करने हैं। हमने इनके बीच की दूरी 0.3 नैनोमीटर कर दिया, तो 10 बेस पेयर की टोटल दूरी कितनी आ जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितनी आ जाएगी? 3.4 नैनोमीटर या है 3.4 एंगस्ट्रॉम भी तो आता है। 34 हाँ 34 एंगस्ट्रॉम आ गया। ये इन्होंने जो है फ्रैंकलिन और विल्किंस, इनको याद रखिए, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि द्वारा, ये टेक्निक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक द्वारा इन्होंने डीएनए के बारे में बताया था कि वो डीएनए क्या है? डुप्लेक्स है। क्या है? डुप्लेक्स है, मतलब इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो आपस में बेस पेयर से जुड़ी रहती है
एक जो दो बेस पेयर की जो बीच की दूरी है 0.34 नैनोमीटर हो गई, ठीक है। तो हम पूरे में निकाल सकते हैं, ये निकाल, इसको याद रखिएगा, आया करता है। वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक नाम सुने हैं? वाटसन एंड क्रिक, ये भी दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने डीएनए का 3 डायमेंशनल मॉडल दिया, ट्रिमिंग मतलब XYZ सभी दिशाओं में, 3 डायमेंशनल मॉडल दिया। थ्री डायमेंशनल मॉडल। जब इन्होंने मॉडल दे दिया तब फिर जो है बायोजेनेटिक्स में काफी बदलाव आ गया। बायोजेनेटिक्स में काफी बदलाव है, क्योंकि अब तो डीएनए के बारे में आपको काफी जानकारी मिल गई है। अब हमको डीएनए के बारे में काफी जानकारी प्राप्त हो गई कि जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। उनमें बेस पेयर्स होते हैं, ठीक। बेस पेयर किस प्रकार से होते हैं इसके बारे में हमको जानकारी आ गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी एक कंफ्यूजन था कि जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन को माने, किसको माने? कैसे डिसाइड हुआ कि डीएनए ही जो है जेनेटिक मटेरियल है? उसके पहले आपको ये बता दें कि डीएनए अगर पूरा ह्यूमन का डीएनए जोड़ लिया जाए तो कई किलोमीटर लंबा होगा, कई किलोमीटर। अब इतने बड़े डीएनए को किस प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर पैक किया गया, यानी कि पैकेजिंग ऑफ डीएनए। पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जिस प्रकार घर का बहुत सारा सामान यदि कहीं घूमने जाना है एक सूटकेस में रखते हैं ना, लेकिन उसको व्यवस्थित करके रखते हैं, तब ज़्यादा से ज़्यादा सामान भी कम जगह में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार डीएनए चूँकि इतना ज़्यादा लंबा होता है, अब इसको ऐसे न्यूक्लियस के अंदर रखना है जिसका साइज जो है डीएनए की पूरी लंबाई से भी छोटा है। तो ये पैकेजिंग अपने आप में यूनिक है।
तो पैकेजिंग में जो प्रोटीन्स भाग लेती हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, एक चीज याद रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, ये सेल के अंदर जो है क्रोमैटिन के रूप में पाया जाता है। क्रोमैटिन का मतलब क्या है? डीएनए प्लस हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो डीएनए होता है इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। डीएनए में नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से? ये नेगेटिव चार्ज आया कहां से? PO4 3 माइनस लिखा जाता है इसमें। PO4 3 माइनस लिखा जाता है, ये माइनस चार्ज है ना, ठीक। जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें किस प्रकार का चार्ज होगा? माइनस का। और जो न्यूक्लियोसाइड होगा चार्ज नहीं है। न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट होता नहीं, न्यूक्लियोटाइड में होता है। और जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है वो किसकी? न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई है। तो जो डीएनए है उसमें किस प्रकार का चार्ज होगा? माइनस का। ठीक है, तो ये है आपके हिस्टोन प्रोटीन, क्षारीय होती है। क्या होती है? क्षारीय होती है। डीएनए स्थायी, ज्यादा स्थायी होता है, उसका एक रीजन ये भी है। पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो फास्फेट होता है ये हाइड्रोफिलिक, जो कि जुड़ा हुआ है, तो पूरा का पूरा जो आपकी डीएनए की जो बैकबोन हो गई वो क्या हो गई? वो हाइड्रोफिलिक हो गई। तो वो रहती है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है उसकी तरफ। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो चूंकि साइड में रहता है, ये साइड में, ये होता है क्या? हाइड्रोफोबिक। फिलिक माने होता है वाटर लविंग, और जो फोबिक, फोबिया नहीं कहते, फोबिया माने डर, जो दूर भागते हैं उन्हें कहते हैं फोबिक। तो जो नाइट्रोजनस बेस है वो डरते हैं, तो वो ऐसे न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं पड़ा, तो ऊपर की तरफ ऐसे रहते हैं, ठीक। और जो दूसरी वाली लेयर है, जो दूसरी वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जो दूसरी वाली है, तो उसका एक सिरा तो न्यूक्लियोप्लाज्म है और दूसरा जो ये नाइट्रोजनस बेस है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। तो ये स्थायी इसीलिए बना रहता है। कुछ क्वालिटी है डीएनए के अंदर, इसमें जल्दी परिवर्तन नहीं आते, इनका जो स्ट्रक्चर है जल्दी चेंज नहीं होता। तो उनका रीजन है क्यों? पहली बात तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हाइड्रोफिलिक वाली चेन हो जाती है, ठीक, जो बैकबोन है। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, वो ऊपर की तरफ रहते हैं, ये नीचे की तरफ रहते हैं, तो स्थायी रहता है। एक ये रीजन। हिस्टोन प्रोटीन, देखिए 5 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4, ठीक। लगभग 90% तो ये होती है, मतलब पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग कौन पैकेज कर रहा है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या होती है? क्षारीय होती है। इसमें बेसिक इन नेचर। किस ये प्रोटीन, ये जो कि प्रोटीन है तो किसके बने होंगे? प्रोटीन किसकी बनती है? एमिनो एसिड्स की, ठीक है। देखिए कह रहा है एमिनो एसिड, लेकिन कैसी होती है? क्षारीय होती है, बेसिक इन नेचर, ठीक है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की है। 1 2 3 4 5।
ठीक है, ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं, कितने हो गए? 8 हो गए ना। इसीलिए इनको कहते हैं ऑक्टामर। ऑक्टामर में क्या होता है? 8। और ये लिंकेज का काम करता है, हिस्टोन लिंकेज का काम करता है। ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये H1 है, और ये पूरा ये ऑक्टामर, यानी कि ये H2A 2, मतलब ये तो संख्या हो गई इनकी, H2A H2B H3 H4। तो ये जो है, ये जो क्रोमैटिन होता है ना, क्रोमैटिन पदार्थ, इनको कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये छोटी छोटी गांठों के रूप में, छोटी छोटी सी बिंदी जैसे ये दिखाई देते हैं। कौन? न्यूक्लियोसोम। ये इतना ज्यादा, यहाँ पे डीएनए इतना ज्यादा क्वाइल हो जाता है हाईली, और एक ऑक्टामर में लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। कितने? 200। मतलब अब बताइए, इतना लंबा चौड़ा डीएनए कई किलोमीटर, और उसको न्यूक्लियस के अंदर पैक करना है। तो पैकेजिंग मटेरियल क्या हुआ आपका? हिस्टोन प्रोटीन। याद रखिएगा, नेचर में कैसी होती है? बेसिक होती है, ठीक है। डीएनए नेचर में कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक। इसीलिए डीएनए जो है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन, इनके चारों ओर, जैसे वो बच्चे पतंग नहीं उड़ाते हैं तो वो क्या होती है, वो लटाई कहते हैं उसको, है ना। तो धागे को उसमें लपेटते हैं। कितना लंबा चौड़ा धागा जो है आपकी उतनी से में आ गया ना, सेम वही चीज है। तो वो जो आपकी लटाई कहते हैं उसको क्या, तो वो जो आपकी बनी हुई है, वो लकड़ी की बनी हुई है। यहाँ पे वो किसकी बनी हुई है? हिस्टोन प्रोटीन की। उसके पार्ट्स ये लिखे हुए हैं। उसमें भी एक पहिया इधर लगा होगा, एक ये है, और बीच में डंडी लग जाती है, वही पार्ट ये होगा। और ये सब मिलकर क्या बना लिया? ऑक्टामर बना लिया, जिसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जैसे धागा उसमें लिपटा हुआ है, उसी प्रकार डीएनए इसमें लिपटा है। कितना, कम से कम ये मानो कि 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पतंग उड़ती है, और उस पूरे धागे को उसमें आ जाता है। तो है ना, वो भी तो पैकेजिंग है। ठीक उसी प्रकार ये भी पैकेजिंग है। अब इतने लंबे चौड़े डीएनए को कैसे पैक करना है, यही है पैकेजिंग ऑफ डीएनए। याद रखिएगा, जो जेनेटिक मटेरियल वो क्रोमैटिन के रूप में रहता है, ठीक है। और इसके जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे कहते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क या रेटिकुलम। एक जाल से रहता है, ठीक है। जब विभाजन होता है कोशिका में, आपने पढ़ा होगा स्मृति विभाजन में, उसमें G1, S, G2 और M फेज होती है। तो G1 में भी क्रोमैटिन के रूप में पड़ रहता है, S में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है।
G2 में यहाँ भी क्रोमैटिन के रूप में रहता है, लेकिन जब एम फेज आती है तो एम फेज में प्रोफेज अवस्था में तो वो जो है और सिंक होना शुरू कर देते हैं, सिकुड़ना, कौन? क्रोमैटिन। लेकिन जब मेटा फेज आ जाती है, जब बिल्कुल मेटा जो मध्यवर्ती प्लेट होती है उसमें जब व्यवस्थित होते हैं तो ये हाईली श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तब उनको कहते हैं क्या? गुड़सूत्र। तब वो गुड़सूत्र में चले जाते हैं। तो एक होता है हेट्रोक्रोमैटिन और दूसरा होता है यू क्रोमैटिन। उनके जो है क्वालिटी के आधार पर ही है, जहां कम हुआ और जहां ज्यादा हुआ उसके आधार पर जो है हेट्रोक्रोमैटिन होता है और यू क्रोमैटिन होता है। देख लीजिएगा इसको। देखिए ये तो हो गया डीएनए के बारे में। अब ये कैसे सिद्ध किया गया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है? कैसे? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ग्रिफिथ। 1928 1928 निमोनिया तो सुना ही होगा आप लोग। एक क्या रोग है वो जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनिया, ये बैक्टीरिया क्या है? ये बैक्टीरिया इनके द्वारा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी या इसी का दूसरा नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं। इसके जो है दो स्ट्रेन है, एक होती है एस, एक होती है आर। एक होती है एस और दूसरी होती है आर। जो एस है ये वायलेंट होती है और जो आर है ये नॉन वायलेंट होती है। मतलब जान रहे हैं? हाँ, इसको स्मूथ है, ये रफ, ये थोड़ी शाइनी होती है। जब इसकी कॉलोनी बनती है ना थोड़ी शाइनी होती है, स्मूथ। चिकनी चीजें तो चमकती है इसलिए हमने कहा कि शाइनी होती है। और आर ये रफ होता है। क्यों? क्योंकि ये जो चूंकि बैक्टीरिया है इसके चारों तरफ एक कवरिंग पाई जाती है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी। म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई कवरिंग पाई जाती है। इसी की वजह से ये क्या होता है? वायलेंट होता है, मतलब घातक होता है, रोग फैलाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एनिमल के शरीर के अंदर जाता है तो वो शरीर की जो इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, उससे बच जाता है। उससे बच जाता तो क्या होता है? उससे बच जाता तो क्या हो जाता है?
हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े में छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं, alveoli है क्या बोलते हैं उनको, क्या उन्हें पानी भर जाता है, निमोनिया हो जाता है। निमोनिया में क्या होता है, फेफड़े ही तो पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि ये वायरुलेंट है, हमारा इम्यून सिस्टम इनको नष्ट नहीं कर पाता, ये नॉन वायरुलेंट है, इनको नष्ट कर देता। तो जो ग्रिफिथ थे उन्होंने 1928 में इस बैक्टीरिया को लेकर के और चूहे एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, याद रखें। ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसमें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? रूपांतरण। कैसे देखिए, एस को जब हमने इंजेक्ट किया किसमें, माइस में, तो क्या हो गया, मर गया। क्यों? क्यों मर गया? क्यों मर गया? क्योंकि इसमें रोग हो गया, क्योंकि ये वायरुलेंट रोग फैलाता है। जब हमने आर को इंजेक्ट किया माइस में, तो क्या होगा, जीवित। ठीक, क्यों जीवित रहा? क्योंकि इसका जो इम्यून सिस्टम है उसने इसको खत्म कर दिया। बॉडी में तो गया, ऐसा नहीं कि बॉडी में नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे हम कोरोना का वैक्सीन लगवाते हैं तो बुखार तो आता है ना, एंटीबॉडी बन गई। लेकिन जब हमने इसको टेम्परेचर के द्वारा मार दिया, किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा किल कर दिया, किसको, इसको जो रोग फैलाता है। ठीक, तो जब हमने ऐसे को चूहे में इंजेक्ट किया, किसको, हीट के लिए, हीट किल, यानी कि जब टेम्परेचर से मारे हुए तो क्या होगा, मर जाएगा, जिंदा रहेगा। जीवित रहा। तो हमने तो उसके डीएनए को इनएक्टिव कर दिया ना, फिर कहाँ मर जाएगा, हीट किल। ठीक, अब उन्होंने अगला क्या किया कि S प्लस R दोनों को मिला के डाला, लेकिन ये जो था ये हीट किल था, टेम्परेचर से मार दिया था, हीट किल था। किस पे, माइस पे, तो मर गया। अब देखो, जब ये देखा गया, अरे ये कैसे हो, बच जाना चाहिए, क्योंकि इससे तो हो नहीं रहा, इससे हो रहा था ना, लेकिन हमने तो इसके डीएनए को इनएक्टिव कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि दोनों तो जीवधारी के अंदर पहुंच गए ना, ठीक है, तो इसने जो है, इसका जो डीएनए था, अनुवांशिक मटेरियल था, उसने इसके जो है चेंज कर दिया, अपनी क्वालिटी ले आया उसके अंदर। तो जब ले आया तो इसके द्वारा इन्होंने सिद्ध किया था कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। लेकिन साइंटिस्ट कहाँ मानने वाले हैं, अभी भी नहीं मानेंगे। बहुत से लोगों को डाउट था, बहुत से लोगों को डाउट था। इसी प्रयोग को अवेरी, मैकलियोड, मैककार्टी, इन्होंने इसी प्रयोग
नतीजे पर न पहुंच जाओ एकदम, तब तक विश्वास नहीं करना। इसी प्रयोग इन्होंने भी किया और अपने प्रयोग में भी इन्होंने यही निकाला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसके बारे में कल आपको बताएंगे। तो आज आपने क्या क्या सीखा, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किस किस का बना होता है डीएनए, डीएनए के प्रकार भी सीखे आप लोगों ने, ठीक है। चारघाव का नियम भी जाना, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है ये भी जाना, ठीक है। और जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे अस्तित्व में आया, कैसे जाना गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में आपने दो एक्सपेरिमेंट, एक तो ग्रिफिथ का इसको ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और दूसरा अवेरी मैक्लियोड और मैककार्टी का, इन्होंने भी प्रयोग करके यही सिद्ध किया था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ। इन्होंने किस वे में किया था?